हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2024 पेपर 2 के सॉल्यूशन की, उसका एनालिसिस की। हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस का एक प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे। डेफिनेटली इन क्वेश्चंस का लेवल पेपर 1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा एडवांस होगा, थोड़ा सा टफ लेवल होगा। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन का एक प्रॉपर सॉल्यूशन देखना और उसका एनालिसिस करना कि किस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से आया है वो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम सबसे पहले सेक्शन 1 स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर 1 की जैसे ही यहाँ पर पेपर 2 में भी सेक्शन 1 जो है उसमें 4 क्वेश्चन है, 12 मार्क का यहाँ पर सेक्शन 1 हमारे पास में है, मतलब मैक्सिमम 12 मार्क हमको मिलेंगे। 4 क्वेश्चन इसमें है और चारों क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें एक ही क्वेश्चन करेक्ट है। ओके, अगर हम यहाँ पर सही ऑप्शन चूज करते हैं तो हमको +3 यहाँ पर मिलेगा। अगर कोई ऑप्शन चूज नहीं करेंगे तो 0 मिलेगा। अगर कोई गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो -1 हमारे पास होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और इस क्वेश्चन में गिवन है अ रीजन इन फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन XY प्लेन ऑफ लेंथ L। ओके, लेंथ हैज uniform magnetic field B pointing in +z डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर डायग्राम में हमको दिख रहा है, अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हम यहाँ पर z डायरेक्शन कंसिडर करें तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, और जो x डायरेक्शन है वर्टिकल डाउनवर्ड है और y डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ऐसा। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन का नोटेशन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अ कंडक्टिंग लूप PQR, ऊपर यहाँ पर हमारे पास PQR एक कंडक्टिंग लूप दिख रहा है, इन फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ सेम हाइट L, उसका हाइट जो है वो L है दोनों का। ओके, इज प्लेस्ड इन XY प्लेन with vertex at P is at x equal to 0 in orientation shown in figure. At t equal to 0, loop start entering in a region of magnetic field with uniform velocity v along x axis. ऐसे वो नीचे जाना स्टार्ट करता है, इस v velocity से नीचे जा रहा है। ठीक है, the plane of the loop and its orientation remain unchanged throughout its motion. वो constant velocity से नीचे जा रहा है और प्लेन धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ठीक है, which of the following graph is best depict the variation of induced EMF E in the loop as a function of distance x starting from x equal to 0। तो जैसे जैसे ये अपर ट्राइंगुलर लूप यहाँ पर नीचे जाने लगेगा तो यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगुलर लूप ट्राइंगुलर शेप का ओवरलैपिंग स्टार्ट होगा। और ये जो ओवरलैपिंग एरिया है, इस एरिया को हमको काउंट करना रहेगा, वहाँ से हमको मैग्नेटिक फ्लक्स पता चलेगा और हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको ईएमएफ पता चलेगा। तो यहाँ पर जब ये एल लेंथ कंप्लीटली कवर होगी, मतलब ये लूप यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तब तक हम यहाँ पर एरिया एक्सीमेट्रिसिटी उसमें कंसिडर करेंगे और हम एक्स के टर्म में उस एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर जैसे ही ये क्रॉस करेगा, जैसे ही यहाँ पर x का वैल्यू L से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो कॉमन एरिया है, जो ओवरलैपिंग एरिया है, उसका शेप अलग होगा और वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से हमको समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जब x का वैल्यू L से छोटा होगा और जब x का वैल्यू L से बड़ा होगा। ओके, तो सबसे पहले हम x का वैल्यू जब L से छोटा होगा उसके लिए बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब x का वैल्यू L से छोटा होगा तो हमको यहाँ पर इस ओवरलैपिंग एरिया को काउंट करना है इन टर्म्स ऑफ x। ओके, अच्छा, सबसे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसका हाइट हमारे पास में h है, कितना है, h हाइट है। ओके, तो ये जो एल्टीट्यूड है और साइड के बीच का एंगल 30 डिग्री होगा। और अगर हम यहाँ पर 10-30 डिग्री लगाते हैं तो हम ये बेस कैलकुलेट कर सकते हैं और इस बेस को हम लिखेंगे b/2, है ना, क्योंकि टोटल बेस यहाँ पर कितना है, टोटल लेंथ बेस का कितना है, b। तो इस हाफ को हम लिख सकते हैं b/2। तो यहाँ पर b/2 अगर हम 10-30 डिग्री लगाते हैं,
टेन 30 डिग्री और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये होगा b/2 डिवाइडेड बाय l। हाइट कितना है l, तो यहाँ पर b का वैल्यू हमको मिलेगा 2l टेन 30 डिग्री। ठीक है, मतलब इसका जो बेस होगा वो ओके। अगर अगर हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल 1/2 उसका हाइट l इंटू बेस b हम लिख सकते हैं, मतलब 1/2 l इंटू 2l टेन थीटा टेन 30 डिग्री। ओके, मतलब अगर हम एरिया यहाँ पर देखें तो एरिया हमको मिलेगा 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, एरिया हमको मिलेगा l स्क्वायर टेन 30 डिग्री। ओके, तो ये एक फार्मूला हमें इस पूरे क्वेश्चन में बड़ी हेल्प करने वाला है। अब अगर हम एक छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें, है ना, ये यहाँ पर इसको मैं शेडेड करके आपको बताता हूँ। ये जो शेडेड एरिया हम देख रहे हैं, इसका एरिया इंटू 2 करेंगे तो हमको ओवरलैपिंग एरिया मिल जाएगा। तो अगर हम शेडेड ओवरलैपिंग एरिया देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ओवरलैपिंग एरिया, है ना। अगर हम ओवरलैपिंग एरिया ए देखें तो वो होगा 2 टाइम्स छोटा वाला, छोटे वाले का हाइट कितना है x/2, तो यहाँ पर l की जगह कितना हो जाएगा x/2, तो हम लिखेंगे x/2 होल स्क्वायर टेन 30 डिग्री, है ना। इसीलिए हमने ये फार्मूला पहले से ही डिराइव कर लिया कि अगर किसी ट्राइंगल का एल्टीट्यूड l है तो उसका एरिया l/2 टेन 30 डिग्री होगा, और यहाँ पर एल्टीट्यूड जो है वो x/2 है। ये एल्टीट्यूड कितना है, ये एल्टीट्यूड यहाँ पर है x/2, तो ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसका एरिया x/2 होल स्क्वायर टेन 30 डिग्री होगा। ऐसे दो ट्राइंगल है तो ये ओवरलैपिंग एरिया होगा। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, कलर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, फाई की बात करें, तो होगा b/a, है ना, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स जो है वो आउटवर्ड है, तो यहाँ पर cos 90 डिग्री cos 0 डिग्री होगा, है ना। दोनों का एरिया मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर b/a मतलब b/2 सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू बी इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू टेन 30 डिग्री। ओके, तो ये 2 टाइम कैंसिल होगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं b इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टेन 30 डिग्री। टेन 30 का वैल्यू भी हम चाहे तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, वो होगा एक्स स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/√3। और डेफिनेटली अगर हमको मैग्नेटिक फ्लक्स पता है और ईएमएफ फाइंड करना है, अभी हम बात कर रहे हैं जब एक्स का वैल्यू एल से छोटा हो, तो फर्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं, ठीक है। ईएमएफ फाइंड करना है तो हमको डेफिनेटली यहाँ पर माइनस d∅/dt करना पड़ेगा, एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स यहाँ पर ईएमएफ जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो माइनस d∅/dt मतलब d/dt ऑफ दिस एक्स स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई 2√3, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2√3 इंटू बी तो कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर 2x होगा, और x का डिफ्रेंशिएशन फिर से हम करेंगे तो dx/dt, और इसको हम क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी v जो कि गिवन है, तो ऐसे हम वेलोसिटी v लिख देंगे। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो माइनस हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/√3 bx इंटू वी। यहाँ पर डेफिनेटली हमको समझ में आ रहा है कि स्लोप नेगेटिव होगा और x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो अगर हम ईएमएफ और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम ईएमएफ और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो हमको नेगेटिव स्लोप मिलेगा, ठीक है, हमको यहाँ पर नेगेटिव स्लोप मिलेगा। आगे हम नेक्स्ट वाला केस देखते हैं। पहले हम यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर चारों ऑप्शन में नेगेटिव स्लोप हमको मिल रहा है एल तक। अब हमको यहाँ पर चेक करना है सेकंड कंडीशन के लिए, तो यहाँ सेकंड कंडीशन के लिए अगर हमको चेक करना है तो सेकंड कंडीशन कुछ ऐसा बनेगा, जब x का वैल्यू l से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग एरिया हमको दिख रहा है, ये कैलकुलेट करने के लिए, ये ओवरलैपिंग एरिया अगर हम देखें तो ये ओवरलैपिंग एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल सा ये जो हमको इन्वर्टेड ट्रायंगल दिख रहा है जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना, ये इन्वर्टेड ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में से हमको A1 A2
और A3 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो हम इन A1 A2 A3 का वैल्यू निकालेंगे। A1 का वैल्यू, अगर A3 का वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको एल्टीट्यूड पता है, क्योंकि हमको यहाँ पर एल्टीट्यूड पता है, ये x डिस्टेंस नीचे आ गया, तो यहाँ से L सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लेंथ जो होगा वो यहाँ पर x माइनस L हो जाएगा। और एल्टीट्यूड अगर पता है तो एरिया हमको निकालते आता है। एल्टीट्यूड यहाँ पर x माइनस L है इंटू होल स्क्वायर इंटू 10-30 डिग्री। ओके, ये एरिया हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम A1 की बात करें और A1 का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं अगर, तो यहाँ पर हम ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ये लेंथ है यहाँ पर x माइनस L। ओके, ये जो इसका एल्टीट्यूड है, ऊपर वाले ट्राइंगल का एल्टीट्यूड, इससे हमको ये बेस पता चलेगा, इससे हमको ये बेस पता चलेगा जिसको हम B लिख देते हैं, और इस बेस से हमको ये साइड पता चलेगा जिसको हम Z लिख देते हैं। तो ये वाला साइड भी यहाँ पर डेफिनेटली Z होगा, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं B। तो अगर हमको B कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर हाइट हमको पता है, ये हाइट हमको पता है ना। तो हम B/2 इज इक्वल टू, अगर हम टेन थीटा यहाँ पर लगाते हैं, 10-30 डिग्री हम यहाँ पर लगाते हैं, तो हाइट है x/L और बेस है B/2। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि हम इस हाफ ट्राइंगल में 10 थीटा लगा रहे हैं और ये एंगल 30 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम B का वैल्यू कैलकुलेट करें, है ना, तो वो होगा 2 इंटू एक्स माइनस L इंटू 10-30 डिग्री। ओके, और हम अगर इस साइड, क्योंकि हाइट अगर यहाँ पर L है, एक ट्राइंगल है ना, अगर हाइट L है, इस ट्राइंगल का हाइट अगर L है, तो बेस कितना होगा, इसका बेस होगा 2L 10-30 डिग्री। कितना होगा 2L 10-30 डिग्री, वही हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। सेम एज इट इज़ अगर हम ये जो इन्वर्टेड ट्राइंगल है इसका बेस कैलकुलेट करें तो बेस कितना होगा Z प्लस B प्लस Z, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 2L 10-30 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये जो बेस है, ये जो बेस हमको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का जो बेस हमको दिख रहा है उसका लेंथ है ये, है ना। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो लिखेंगे 2Z प्लस B इक्वल टू 2L 10-30 डिग्री। ओके, तो यहाँ से Z का वैल्यू हमको पता चल जाएगा 2L 10-30 डिग्री, है ना, माइनस 2Z इज इक्वल टू, माइनस B का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 2x माइनस L 10-30 डिग्री। तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और Z का वैल्यू पता चल जाएगा। तो Z इज इक्वल टू, कैंसिल हुआ, Z इज इक्वल टू हमको मिला L माइनस एक्स प्लस L इंटू 10-30 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा 2L माइनस एक्स इंटू 10-30 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हमको Z पता चला तो ये A1 हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका एरिया, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा जिसका साइड हमको पता चल गया। तो हम यहाँ पर A1 दैट इज इक्वल टू A2 निकाल सकते हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड यहाँ पर कितना आया, ये साइड है, तो हम लिख सकते हैं 2L माइनस एक्स, ओके, इंटू 10-30 डिग्री। ठीक है, और इसका स्क्वायर। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा √3/2 एज इट इज, है ना, 2L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1/√3 मतलब 1/3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, है ना। तो अल्टीमेट A1 जो हमको मिला, वो मिला 1/2√3 इंटू 2L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो ओवरलैपिंग एरिया अगर हम देखें, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हम
ओवरलैपिंग एरिया देखते हैं। तो ओवरलैपिंग एरिया कितना होगा, ए इज इक्वल टू इस पूरे ट्रायंगल का एरिया है ना, जो कि कितना है, हम पहले लिख चुके हैं, पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, एल स्क्वायर एल स्क्वायर 10 30 डिग्री माइनस ए थ्री का वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ए3 का वैल्यू कितना था, ए3 का वैल्यू था x माइनस, थोड़ा इसे हम नीचे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं ओवरलैपिंग एरिया ए इक्वल टू पूरे ट्रायंगल का एरिया वो होगा एल स्क्वायर 10 30 माइनस ए थ्री का वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही, कितना है, x माइनस एल होल स्क्वायर 10 30 माइनस 2a1 क्योंकि a1 a2 है ना, बराबर है 2a1 का वैल्यू कितना है, 1 डिवाइडेड बाई 2√3 2l माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, है ना, 10 30 का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, और इसे हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको ईएमएफ मिलेगा। तो ईएमएफ हमको मिलेगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, माइनस यहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा 2 इंटू एक्स माइनस एल इंटू 10 30 ओके, और माइनस 1/√3, और ये डिफ्रेंशिएशन होगा 2l माइनस एक्स, और माइनस का आगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो ये हमारा ईएमएफ हुआ। अब अगर हम यहाँ पर इस ईएमएफ का वैल्यू 0 कब है वो चेक करना है, क्योंकि हमको ये पता है कि या तो आंसर ए होगा या बी सही होगा, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर ईएमएफ सेकंड केस में जब एल का वैल्यू एक्स का वैल्यू एल से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, क्योंकि एरिया डिक्रीज होने लगा, ईएमएफ पॉजिटिव होने लगेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर चेक करना है इन दोनों में से सही ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर या तो ए वाला सही होगा या बी वाला सही होगा, और हम यहाँ एल 3l/2 के लिए उसको चेक करेंगे, ठीक है, क्या वो 3l/2 पर 0 हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम जो हमारा ऑप्शन आया है ना, इसमें अगर हम ईएमएफ का वैल्यू 0 कब है वो फाइंड करें कि ईएमएफ 0 कब है ना, तो एक बार चेक करते हैं ईएमएफ 0 कब है। तो हमको कितना मिल रहा है, 2 इंटू एक्स माइनस एल, ओके, डिवाइडेड बाई √3, है ना, ये 10 30 √3 हो गया, और इसको 0 इक्वल टू हमने 0 किया तो ये नेगेटिव टर्म राइट हैंड साइड गया, इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/√3 2l माइनस एक्स। तो यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 2l इक्वल टू 2l माइनस एक्स मिला हमको, है ना। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 4l, और x इक्वल टू 4/3l होगा, जो कि 1.33 होगा। ये 1.5 तो है नहीं, मतलब 1.33 पर वो 0 हो रहा है। कब 0 हो रहा है, ये जो हमको यहाँ पर ईएमएफ 0 मिल रहा है, ये कब मिल रहा है, 1.33 पे मिल रहा है, 4/4l/3 पे मिल रहा है, ना कि 3l/2 पे मिल रहा है ना। मतलब ये बी वाला भी गलत ऑप्शन है, ए वाला ही करेक्ट ऑप्शन होगा, तो हम यहाँ पर ए चूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Hello my dear students, now we are talking about question number 7 of JEE Advanced 2022 paper 1 physics section, okay। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली विजिबल है, ये हमारा न्यूमेरिकल टाइप सेक्शन है जिसमें हमको न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर करना है। क्वेश्चन में गिवन है, कंसिडर एन LC सर्किट विथ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 0.1 हेनरी, okay, and the capacitance C is equal to 10⁻³ farad kept on a plane. The area of circuit is 1 meter square, okay. It is placed in the constant magnetic field B naught, okay, which is perpendicular to the plane of circuit. At t equal to 0, the magnetic field strength start increasing linearly. B is equal to B naught plus
plus beta T, okay, with beta is equal to 0.04 Tesla per second, the maximum magnitude of current in the circuit in milliampere is. तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये LC ऑसिलेटर का क्वेश्चन है, ओके। यहाँ पर अगर हमने एक इंडक्टर लिया है और एक कैपेसिटर लिया है, हम मान के चल रहे हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर प्योर है, इसमें कोई रजिस्टिव पार्ट नहीं है, तो ये डेफिनेटली एक एलसी ऑसिलेटर जैसा बिहेव करेगा। और इस सर्किट को अगर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ओके, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ हमको पता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है अकॉर्डिंग टू द फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस नेगेटिव साइन इज दी ड्यू टू द लेंज लॉ, ये हमको पता है सारी बातें। यहाँ पर अगर हम फाई की बात करेंगे तो दिस फाई दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, और यहाँ पर जो एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पर हम डेफिनेटली cos 0 डिग्री लेंगे क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 है, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी, और बी का वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, दैट इज बी नॉट प्लस बीटा टी एंड दिस एरिया ए। हमको पता है cos 0 यहाँ पर 1 होता है ना। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया भी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। सो फाई इज इक्वल टू ए का वैल्यू यहाँ पर हमने 1 पुट किया, बीटा बी नॉट एज इट इज प्लस बीटा इंटू टी, ओके। जब हम इसे पुट करेंगे तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें, ईएमएफ का अगर मैग्नीट्यूड देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ फाई, और फाई का वैल्यू बी नॉट प्लस बीटा इंटू टी हमको मिलता है। अब बी नॉट तो यहाँ पर कांस्टेंट है, बीटा एज इट इज़ ये भी कांस्टेंट है, और टी का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ई का मैग्नीट्यूड मतलब ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बीटा मिलेगा, मतलब 0.04 वोल्ट हमको मिलेगा, ओके, सारी वैल्यू पुट करने के बाद, है ना। मतलब इस सर्किट में हमने एक बैटरी लगा रखी है और उस बैटरी का ईएमएफ जो है वो 0.04 है। वो प्लेन जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है पूरा सर्किट, वो एक ईएमएफ जैसा बिहेव करने लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। यहाँ पर एल का वैल्यू हमारे पास 0.1 है और सी का वैल्यू हमारे पास 10⁻³ हेनरी है, ओके, 10 फैराड है, सॉरी। तो यहाँ पर अगर हम इस एलसी ऑसिलेटर का फ्रिक्वेंसी देखें, ठीक है, एलसी ऑसिलेटर का अगर हम ओमेगा देखें, एंगुलर फ्रिक्वेंसी अगर हम देखते हैं तो हमको पता है फार्मूला होता है 1/√LC, ओके। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होगी 1/√L। एल का वैल्यू यहाँ पर 0.1 है और सी का वैल्यू 10⁻³ है, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/10⁻² मिलेगा, मतलब 100 यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड, ओके। तो ओमेगा हमको मिल गया, एंगुलर फ्रिक्वेंसी हम। अगर हम यहाँ पर इस ईएमएफ के कारण जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो मैक्सिमम चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा या उसमें स्टोर होगा वो हम अगर कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम चार्ज जो होगा वो C इंटू ई के बराबर होगा, है ना। तो C का वैल्यू यहाँ पर डेफिनेटली 10⁻³ रखेंगे और E का वैल्यू हमने यहाँ पर 0.04 रखा। तो ये हमारा मैक्सिमम चार्ज आया, है ना। मैक्सिमम चार्ज हमने यहाँ पर निकाला कितना 4 × 10⁻⁵, ओके। और ये कूलम में होगा या फिर इसे, तो अगर हम यहाँ पर Q मैक्स की बात करते हैं तो Q मैक्स का वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁵ कूलम, ओके। अब हम मैक्सिमम करंट की बात करें तो मैक्सिमम करंट का डायरेक्टली फार्मूला आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज Q मैक्स इंटू ओमेगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये जो फार्मूला हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इसका पूरा एक डेरिवेशन है, ओके। जब हम एलसी ऑसिलेटर पढ़ते हैं तो वो Q मैक्स जो होता है, सॉरी यहाँ पर आई मैक्स जो होता है उसका फार्मूला डायरेक्टली डिराइव हम करते हैं, है ना। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो आई मैक्स का डायरेक्टली फार्मूला हम अभी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और Q मैक्स का वैल्यू यहाँ पर 4 × 10⁻⁵ है और ओमेगा का वैल्यू डेफिनेटली 100 है जो हमने फाइंड किया था, इसीलिए ओमेगा हमने पहले ही फाइंड कर लिया था। सो 4 × 10⁻³ एम्पियर और इसे हम लिख सकते हैं 4 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो आता है, यहाँ पर आपको 4 इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।
मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास गिवन है, अ सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू 45 sin omega t volt source. Okay, the resonance frequency of the circuit is 10 raised to power 5 radian per second, and the current amplitude at resonance is I naught when the angular frequency of source omega is equal to 8 into 10 raised to power 4 radian per second. The current amplitude is the circuit is 0.05 I naught. If L is equal to 50 millihenry, match each entry of list 1 to appropriate value of list second. ओके तो यहाँ पर पूरा उन्होंने कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का पूछा है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट में आई नॉट पूछा है, ठीक है, तो आई नॉट कैलकुलेट करने के लिए हमें आर का वैल्यू पता होना चाहिए, और आर का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आर का वैल्यू और बाकी सारे जो पी क्यू आर एस जो हैं वो सारी वैल्यू आर पे डिपेंड करती है। जैसे क्वालिटी फैक्टर की अगर बात करें तो क्वालिटी फैक्टर क्यू जो होता है वो ओमेगा इंटू एल डिवाइडेड बाय आर होता है। यहाँ पर आर नहीं पता है हमको। बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ जो होता है वो आर बाय एल होता है, जो हमें आर का वैल्यू यहाँ पर नहीं पता है। पीक पावर डिसिपेशन की बात करें रेजोनेंस पे तो वहाँ पर पीक पावर जो होगा वो वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर यहाँ पर होगा, और आर यहाँ पर हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम आर कैलकुलेट करेंगे, और आर कैलकुलेट करने के लिए हमको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा 0.05 आई नॉट एट ओमेगा इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू पावर 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। उससे पहले अगर हम यहाँ पर इसे कैलकुलेट करना है ना, तो हमें z का वैल्यू लगेगा इस ओमेगा पर, और z का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें c का वैल्यू लगेगा। तो सबसे पहले हम c का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी गिवन है हमको, है ना। तो ओमेगा आर यहाँ पर गिवन है, और वो होता है 1/√LC के बराबर। ओके, तो यहाँ से हम c को कैलकुलेट करें तो c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा आर स्क्वायर इंटू एल होगा, है ना। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो ओमेगा आर का वैल्यू 10 टू पावर 5, इसका स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, और L का वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमारे पास 50 इंटू 10 टू पावर -3, है ना। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो C का वैल्यू हमारे पास में आने वाला है ये हो जाएगा 1/50 इंटू 10 टू पावर -7। ओके, तो इससे हम कितना लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10 टू पावर -9 लिख सकते हैं। इसे 2 टाइम कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 2 नैनो फेराड। ओके, 2 नैनो फेराड। अब अगर हम ओमेगा इक्वल टू 8 इंटू 10 टू पावर 4 रेडियन पर सेकेंड पर देखें तो z क्या होगा। ओके, तो z हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। z यहाँ पर होगा √r² प्लस ओमेगा l 1/ओमेगा c होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके z का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेते हैं कि अगर हम इस फ्रिक्वेंसी पर I की बात करें तो वो है 0.05 इंटू आई नॉट, और इसका वैल्यू होगा V नॉट डिवाइडेड बाई Z। ओके, तो यहाँ पर आई नॉट का वैल्यू अगर हम लिखें तो 0.05 V नॉट बाई R लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू V नॉट बाई Z, है ना। आई नॉट का वैल्यू जब रेजोनेंस पर जो करंट होगा वो आई नॉट बाई आर वी नॉट बाई आर होता है। यहाँ वी नॉट से वी नॉट हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से आर का वैल्यू हमको मिला 0.05 इंटू जेड। ओके, दोनों साइड स्क्वायर हम कर देंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.05 का होल स्क्वायर, और जेड स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं कि ओमेगा का वैल्यू 8 इंटू 10 टू पावर 4 हमको गिवन है, और एल का वैल्यू 50 इंटू 10 टू पावर -3 यहाँ पर गिवन है। तो एक्स एल हमको यहाँ पर पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 200 इंटू 10 टू पावर 1, मतलब कि 2000 ओम। ओके, और अगर हम एक्स सी की बात करेंगे तो वो होगा 1/ओमेगा सी। ओके, तो ओमेगा का वैल्यू हमारे पास में 8 इंटू 10 टू पावर 4 है, और सी का वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर -9 हमारे पास है। एक्सी का वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 6250 ओम। ओके, ये कैलकुलेट हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सएल का वैल्यू हम पुट करेंगे 2000 -6250। ओके,
इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1/20 का होल स्क्वायर हो जाएगा इन द ब्रैकेट। तो इसे हम और अच्छे से लिख सकते हैं 400 आर स्क्वायर। ठीक है, 400 आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 4250 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जब हम आर कैलकुलेट करेंगे तो आर का वैल्यू हमारे पास में आने वाला है 112.6 ओम, है ना। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आर का वैल्यू 112.6 ओम आएगा। ठीक है, तो इससे हम आई नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई नॉट का वैल्यू अगर हम देखें तो आई नॉट का वैल्यू होगा वी नॉट बाय आर। ठीक है, वी नॉट बाय आर और वी नॉट का वैल्यू 45 गिवन है। आर का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 112.6। ओके, तो इसका वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेट आने वाला है 400 मिली एम्पियर। ओके, 400 मिली एम्पियर। ओके, तो यहाँ पर P का जो मैचिंग होगा, यहाँ पे कलर हम चेंज कर लेते हैं, P का जो मैचिंग होगा वो हमको मिलेगा 3 के साथ। ओके, तो डेफिनेटली बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आने वाला है। ओके, ऐसे ही हम क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो क्वालिटी फैक्टर ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू हमको पता है 10⁵ रेजोनेंस पर और एल का वैल्यू हमको पता है 50 इंटू 10⁻³ होगा डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। आर का वैल्यू मिलेगा 112.6 और इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्वालिटी फैक्टर हमको मिल रहा है 44.4। ओके, तो ये हो जाएगा 44.4। ठीक है, मतलब क्यू का जो मैचिंग होगा वो फर्स्ट के साथ में हो। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है इस क्वेश्चन में, पर कॉन्सेप्ट बड़े इजी हैं। अगर आपको फार्मूले बेसिक फार्मूले पता है तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर 17 क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 के सॉल्यूशन का और लास्ट क्वेश्चन अब हमारे पास बचा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है थिन कंडक्टिंग रॉड MN, है ना। यहाँ पर रेड कलर का हमारे पास में रॉड दिख रहा है हमको, ऑफ मास 20 ग्राम। ओके, लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 10 ओम इज हेल्ड ऑन a frictionless long perfectly conducting vertical rails as shown in figure। ओके, जैसा हमको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है। There is a uniform magnetic field B naught is equal to 4 Tesla directed perpendicular to the plane of a rod rail arrangement. The rod is released from rest at t equal to 0 and it moved down along the rail। ओके, t equal to 0 पर हमने इसको यहाँ से रिलीज किया और ये नीचे मूव करना स्टार्ट करती है। Assume air drag is negligible. Match each quantity in list 1 ओके विथ अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ लिस्ट सेकंड। ओके, तो यहाँ पर लिस्ट 1 में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो गिवन है t इक्वल टू 0.2 सेकंड पर EMF का मैग्नीट्यूड क्या है। ओके, ये सारी चीज़ कैलकुलेट करने के लिए इसका छोटा सा अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ पर इस रॉड पर कितने फोर्स लग रहे हैं उसकी हम बात करेंगे। तो एक फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड mg लग रहा है ग्रेविटी, और एक वर्टिकल फोर्स अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ अपोजिंग फोर्स लगेगा Fm, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा Fm। अगर हम Fm की बात करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स अगर किसी कंडक्टर जो बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है इसमें I करंट मान लेते हैं फ्लो हो रहा है, तो करंट ILB यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स होगा। ओके, I जो होगा वो होगा इंड्यूस EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R, और इंड्यूस EMF मोशनल EMF होगा BLV।
v मतलब उसका वेलोसिटी, मान लेते हैं वो v वेलोसिटी से किसी टाइम t पर डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो बी एल वी डिवाइडेड बाय आर। इसका वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फोर्स एफ एम जो मिलेगा वो मिलेगा बी एल वी डिवाइडेड बाय आर इंटू बी इंटू एल। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला वैसे डायरेक्टली आप फार्मूला भी यूज कर सकते थे, बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी डिवाइडेड बाय आर। ये मैग्नेटिक फोर्स होगा जो वी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं तो जो नेट फोर्स होगा दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ एम। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक्सेलरेशन ए की अगर हम बात करेंगे तो जी माइनस एफ एम का वैल्यू हम पुट करेंगे बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर इंटू एम। ओके, सारे वैल्यू पुट करने के बाद अगर हम एक्सेलरेशन ए को देखें तो जी का वैल्यू यहाँ पर 10 होगा। ओके, माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 4, तो 4 स्क्वायर। ओके, एल का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में 25 सेंटीमीटर, जिसे हम 1/4 मीटर लिख सकते हैं। ओके, तो 1/4 का होल स्क्वायर हम लिखेंगे, है ना। यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है तो हम लिख सकते हैं 1/4 मीटर। ओके, तो हमने एल का वैल्यू 1/4 और v अननोन है तो v का वैल्यू एज इट इज डिवाइडेड बाय r का वैल्यू 10 और m का वैल्यू यहाँ पर 20 ग्राम दे रखा है, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 1000 हम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये 2 0 कैंसिल होने वाले हैं, यहाँ पर 1/4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल होगा, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इंटू वी मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के टर्म में गिवन है ना। तो यहाँ पर हम डेफिनेटली इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी इज इक्वल टू 10 माइनस 5v। ओके, तो डी वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे डी वी डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5v ओके इज इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, v और t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 था और फाइनल वेलोसिटी v हो गया, टाइम 0 था और फाइनल टाइम t पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है log होगा, log 10 माइनस 5v, और यहाँ पर लिमिट पुट करना हमको भूलना नहीं है ना, जो कि है 0 to v इज इक्वल टू t होगा। ओके, यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो v का कोफिशिएंट है उससे हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब -5 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अपर लिमिट पुट करेंगे तो हम लिखेंगे ln 10 माइनस 5v, और लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो माइनस ln 10 हो जाएगा, क्योंकि v का वैल्यू हमको 0 पुट करना है, तो ये 5v 0 हो जाएगा, 10 बचेगा, इज इक्वल टू माइनस 5t हमने लिखा। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ln 10 माइनस 5v डिवाइडेड बाई 10 हम लिख सकते हैं, हमको पता है लॉग की प्रॉपर्टी ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a बाई b होता है, इज इक्वल टू माइनस 5। यहाँ पर एंटी लॉग हम लेंगे तो हमको मिलेगा 10 माइनस 5v, है ना, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस v बाई 2 ओके इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 5t। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा v इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 5t। ओके, ये जो वैल्यू आई है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान से समझना पड़ेगी। आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया है, ठीक है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास में आया है v इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 5t। ओके, तो फर्स्ट अगर हम p की बात करें जो कि t इक्वल टू 0.5 सेकेंड पर बोल रहे हैं, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 5 इंटू 0.2, और ये यहाँ पर ई रेज टू पावर माइनस 1 बनेगा, तो v इज इक्वल टू 2 1 माइनस, और ई रेज टू पावर माइनस 1 का वैल्यू हमारे पास में 0.4 गिवन है, इसीलिए उन्होंने 0.4 वैल्यू हमको गिवन था, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.6, तो वेलोसिटी हमारे पास में होगी 1.2
मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अगर उन्होंने कहा है कि ईएमएफ निकालना है आपको, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी एस में भी पूछा है, जो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इंड्यूस ईएमएफ। तो ई इक्वल टू हो जाएगा बी एल वी, बी का वैल्यू यहाँ पर 4, एल का वैल्यू 1/4, ओके, और वी का वैल्यू यहाँ पर 1.2। तो हमको ई का वैल्यू जो मिला वो 1.2 वोल्ट मिला। मतलब पी के साथ में जो हम मैचिंग करेंगे वो 1.2 का करेंगे, है ना। मतलब यहाँ पर हमको बी, सॉरी एक मिनट हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर ईएमएफ का वैल्यू हमारा 1.2 आया, मतलब पी के साथ में थर्ड ऑप्शन 1.2 हमारा मैच कर रहा है। दूसरा उन्होंने पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का फार्मूला हमने पहले लिखा था यहाँ पर। अगर हम फोर्स का फार्मूला देखें मैग्नेटिक फोर्स, तो वो था B² L² V डिवाइडेड बाय R। ओके, तो ये B² और L² तो कैंसिल होना है। V का वैल्यू 1.2 और R का वैल्यू 10, तो 0.12 न्यूटन फोर्स होगा। मतलब यहाँ पर 4 के साथ में मैचिंग होगा। ओके, तो डेफिनेटली हमको यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। अगर पॉइंट पर पावर डिसिपेशन की हम बात करें तो पावर डिसिपेशन का फार्मूला होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। हम लिख सकते हैं B² L² इंटू V² डिवाइडेड बाय R, है ना। तो यहाँ पर B² V L² से कैंसिल होगा, V मतलब कि 1.2 का होल स्क्वायर और R का वैल्यू 10, ये होगा 1.44 डिवाइडेड बाय 10, मतलब कि 0.14 वाट हमको मिलेगा। तो यहाँ पर R के साथ में सेकंड का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो A का कॉन्सेप्ट लिखा था कि A इज इक्वल टू, जब जो फोर्स होगा, एक्सेलरेशन जब 0 हो जाएगा, mg जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, Fm के बराबर हो जाएगा, है ना। मतलब कि B² L² V डिवाइडेड बाय R के बराबर हो जाएगा, है ना। तो B² से L² तो कैंसिल होने वाला, वो हमने देख लिया था, दोनों का वैल्यू 1/4 और 1, है ना। तो यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी Vt जो होगा वो mg डिवाइडेड बाय R होगा। m का वैल्यू यहाँ पर 220 डिवाइडेड बाय 1000 लिखेंगे, और R का वैल्यू, G का वैल्यू यहाँ पर 10 है और R का वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 0 ये तो कैंसिल होने वाला है, मतलब यहाँ पर 0 पॉइंट टर्मिनल वेलोसिटी अगर हम देखें तो जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है हमसे। अगर हम Vt का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करें तो mg इंटू R होगा। m का वैल्यू 2020 डिवाइडेड बाय 1000 लिखेंगे, G का वैल्यू यहाँ पर 10 और R का वैल्यू भी 10, तो सारी चीज़ें यहाँ कैंसिल हो जाएगी। 2 मीटर पर सेकेंड हमारे पास में टर्मिनल वेलोसिटी आने वाला है, मतलब कि S का जो मैचिंग होगा वो 5 के साथ में होगा। डेफिनेटली D इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमने इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं मोशन के कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको वन डायमेंशन मोशन में जो हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट देखते थे, जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन है, वो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है। इससे हमको ये पता चलता है कि जेई एडवांस में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मल्टीपल चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। एक चैप्टर, एक क्वेश्चन में मल्टीपल चैप्टर यहाँ पर इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि हम कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करें। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। हम यहाँ पर 9th क्वेश्चन देख रहे हैं और ये क्वेश्चन हमारे सेक्शन 3 का क्वेश्चन है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू हमको यहाँ पर इंटर करना होगी। क्वेश्चन में गिवन है रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2 सेंटीमीटर इज इन XY प्लेन एज शोन इन फिगर, है ना, जैसे हमको डायग्राम में दिख रहा है। इट बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम अ थिन लॉन्ग conducting wire along the direction √3/2 x cap plus 1/2 y cap। ओके, मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो v डायरेक्शन में है, मतलब इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो √3/2 x कैप
प्लस 1/2 वाई कैप है ना। अगर हम यहाँ पर इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट देखें, एक एक्स कंपोनेंट वी एक्स और एक वाई कंपोनेंट वी वाई, ओके, तो यहाँ पर हमको ये एंगल थीटा फाइंड करना पड़ेगा। और अगर हम टेन थीटा की बात करें तो जो डायरेक्शन है उसका वाई कंपोनेंट दैट इज़ 1/2 और एक्स कंपोनेंट दैट इज़ 3/2। तो यहाँ बाई टू से बाई टू यहाँ कैंसिल होगा और टेन थीटा का वैल्यू हमारा हमको मिल रहा है 1/√3। तो थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हमको वो डायरेक्शन पता चल जाएगा कि एक्स कंपोनेंट कितना है, वाई कंपोनेंट कितना है। अगर हम इस वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की बात करें तो v cos 30 डिग्री हमको मिलेगा। ओके, कितना मिलेगा? v cos 30 डिग्री। और एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट की बात करेंगे तो v sin 30 डिग्री मिलेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में आगे हम देखते हैं with velocity v the wire is carrying current 10 ampere in positive x direction। positive x direction में 10 ampere का करंट फ्लो हो रहा है। a current of 10 micro ampere flow through the loop when it is at distance d। ओके, तो यहाँ पर इस लूप में 10 माइक्रो एम्पियर का करंट इंड्यूस हुआ है ना। ये इंड्यूस करंट होगा। ओके, जब वो d इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर है। d इज इक्वल टू कहाँ पर है? 4 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ लूप इज 0.1 ओम, इसका रेजिस्टेंस भी दे रखा क्योंकि करंट फाइंड करने के लिए रेजिस्टेंस की जरूरत होगी, तो वैल्यू ऑफ v हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम करंट की बात करें, ओके, अगर हम करंट की बात करें तो करंट I इज इक्वल टू E बाय R होगा। और E जो होगा वो मोशनल EMF होगा। कौन सा EMF होगा? मोशनल EMF होगा, ठीक है। तो वहां पर इस पूरे कंडक्टर को हमको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो लूप है इसको हमको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ABCD हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। अगर हम ये जो वर्टिकल पार्ट है ना, वर्टिकल जो पार्ट है इनकी बात करें तो इनका EMF जो होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में एक जैसा EMF इंड्यूस होगा। और जब आप लूप की बात करेंगे तो वो लूप में उस EMF का इफेक्ट जो होगा वो नलीफाई हो जाएगा। केवल हमको AB और हमको DC के EMF की ही बात करना पड़ेगी और दोनों का EMF सेम पोलैरिटी पे होगा, मतलब हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम EMF ऑफ AB की बात करें, ठीक है, तो हम वहाँ पर लिखेंगे BLV, वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इंटू उसका लेंथ इंटू उसका वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब y कंपोनेंट ही आपको लेना है। तो अगर हम AB का EMF देखें तो वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई और डिस्टेंस D यहाँ पर गिवन है, ओके। और L का वैल्यू यहाँ पर 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 और वेलोसिटी v sin 30 डिग्री। वेलोसिटी कितना होगा? v sin 30 डिग्री, ओके। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करते हैं तो AB पार्ट में जो EMF इंड्यूस होगा, म्यू का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट का वैल्यू यहाँ पर 10 एम्पियर गिवन है डिवाइडेड बाय 2 पाई और D का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻2 हम लिखेंगे क्योंकि सेंटीमीटर और V एज इट इज़, और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पर 2 पाई से ये 4 पाई कैंसिल करेंगे, ये 2 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो EMF इन AB हमको यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर I का वैल्यू हमने पुट किया, ये जो L का वैल्यू है हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻2 का भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 और 4 यहाँ पर कैंसिल होगा तो हमको मिलेगा 2 और 10 से अगर हम 2 को कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 5। इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमको AB के अक्रॉस जो EMF इंड्यूस EMF होगा वो 5V, ओके, 5V इंटू 10⁻⁻7 वोल्ट होगा। सेम एज इट इज़ अगर हम DC की बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया है। डिस्टेंस यहाँ पर 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है ना। मतलब यहाँ पर पहले 4 था तो अब डिस्टेंस हो गया 8, मतलब कि 4 से इंक्रीज हो गया है, डिस्टेंस डबल हो गया है, तो EMF हाफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 5V/2 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं
इंटू 10⁻⁻7 वोल्ट। अगर कंप्लीट ईएमएफ की बात करें तो ए बी का ईएमएफ माइनस डीसी ईएमएफ। ओके, मतलब कि अल्टीमेट 5V/2 इंटू 10⁻⁻7 हमको मिल रहा है, क्योंकि 5V माइनस 5V/2 5V/2 हमको मिलेगा, एक में से आधा गया तो आधा मिलेगा ना। तो वैसे यहाँ पर ये ईएमएफ मिला, इस ईएमएफ की हेल्प से हम करंट फाइंड करेंगे, है ना। जो इंड्यूस करंट है आई, है ना, इसको स्मॉल आई भी हम लिख सकते हैं। इंड्यूस करंट आई जो होगा वो E/R होगा, है ना। आई का वैल्यू यहाँ पर 10 इंटू 10⁻⁻6 गिवन है यहाँ पर 10 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू ई का वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड किया 5V/2, ओके, इंटू 10⁻⁻7 और ईएमएफ यहाँ पर 0.1 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर V का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलने वाला है 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये 10⁻⁻7 कैंसिल होके यहाँ पर ऊपर 100 मिलेगा हमको, 100 अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड आपको मिलने वाला है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 17, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फिजिक्स पार्ट। ओके, क्वेश्चन में गिवन है अ सर्किट शोन इन फिगर containing inductor L, capacitor C0, resistor R0 and ideal battery. Circuit also contain two keys K1 and K2. Initially both keys are open, therefore there is no charge on the capacitor. At an instant key K1 is close, है ना, K1 को क्लोज किया तो यहाँ पर करंट फ्लो स्टार्ट हुआ, इंडक्टर मैग्नेटाइज होने लगेगा। ओके, immediately after this the current R0 is found to be I0, I1. After a long time the current attained steady state value, that is I2. Thereafter K2 is close and simultaneously K1 is open, है ना। फिर जैसे ही ये पूरा मैग्नेटाइज हुआ उसके बाद इसको हमने क्लोज कर दिया और इसको ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर फिर ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो वही उन्होंने लिखा है, एंड द वोल्टेज अक्रॉस सी नॉट ऑसिलेट विथ एम्पलीट्यूड वी नॉट एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहला पी वाला ऑप्शन देखते हैं तो उसने पूछा है वैल्यू ऑफ I1। तो यहाँ पर हमको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जब हमको इंडक्टर इनिशियली हम बात करेंगे तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर अगर हम पी के लिए सॉल्व करेंगे तो इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, वहां पर करंट I1 जो होगा वो 0 होगा। ओके, तो यहाँ पर P के लिए अगर हम ऑप्शन चूज करें तो P के लिए ऑप्शन होगा A खुद। ओके, तो P से हम A को मैच करेंगे। अगर हम आगे देखते हैं Q के लिए, तो उन्होंने I2 पूछा है, तो स्टेडी स्टेट जब पहुंचेगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, कंप्लीटली मैग्नेटाइज होगा तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। ओके, और I2 का वैल्यू V/R होगा, मतलब 20/5 होगा, मतलब कि 4 एम्पियर होगा। ओके, तो यहाँ पर Q के लिए हम थर्ड ऑप्शन को मैच करेंगे, तो यहाँ पर Q के लिए थर्ड ऑप्शन मैच होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, उन्होंने पूछा है कि ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो ऑसिलेशन में ओमेगा नॉट का वैल्यू तो बड़ा इजी होता है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC होता है ना। एल और सी का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो 1/√, एल का वैल्यू यहाँ पर कितना है, एल का वैल्यू यहाँ पर 25 मिली हंड्रेड दे रखा है, तो 25 इंटू 10⁻⁻3, और सी नॉट का वैल्यू यहाँ पर 10 माइक्रोफेराड दे रखा है, तो -6। अल्टीमेट यहाँ पर हमको मिलेगा 1/5 इंटू 10⁻⁻4, है ना, मतलब हमको मिलेगा 10,000 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो अल्टीमेट हो जाएगा 2000, मतलब कि 2 किलो रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो हम यहाँ पर एस के लिए सेकंड ऑप्शन 2 वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब हम अगर V0 का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि अगर
जितना एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होगा उतना ही एनर्जी कैपेसिटर में आगे ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ एस के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करेंगे 1/2 एल आई टू स्क्वायर। स्टेडी स्टेट पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके कारण ही कैपेसिटर फिर चार्ज होगा और वही एनर्जी सी वी नॉट स्क्वायर हो जाए। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल। एल का वैल्यू हमारे पास 25 इंटू 10⁻³ है। आई का वैल्यू 4 आया था, 4 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। सी नॉट का वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁶ है। वी नॉट का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो वी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 इंटू ये 16 हो जाएगा, है ना, इंटू 10⁻, ये यहाँ पर होगा -3 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻5। ओके, तो अल्टीमेट वी नॉट का वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे तो हमको मिलेगा, एक मिनट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वी नॉट का वैल्यू हमको 200 मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिफ्थ वाला ऑप्शन चूज करेंगे। फिफ्थ वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो एस के लिए 5, एस के लिए सॉरी ये आर के लिए था, है ना। तो एस के लिए अगर हम देखेंगे तो फिफ्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, मतलब हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट होगा। ओके, पी के लिए फर्स्ट, क्यू के लिए 3, आर के लिए 2 और एस के लिए 5। फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो।